नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा आज है, जहां वो चमोली में किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। मेला मैदान गोचर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां चमोली में किसान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि मेला मैदान गोचर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां कृषि से संबंधित किसान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है, कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पधारने वाले हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, जहां वो चमोली में किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मेला मैदान गोचर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में स्टॉल देखने को मिलेंगे, कृषि से जुड़े हुए उत्पाद देखने को मिलेंगे, जहां केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पधारने वाले हैं। इस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, जहां वो जनता को संबोधित करेंगे। कितना ये खास कार्यक्रम रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि मेला मैदान गोचर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो उत्तराखंड दौरे पर केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, जहां वो किसान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, मुख्यमंत्री के साथ साथ आज केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का चमोली दौरा है, वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कितना खास ये रहने वाला है? हाँ, देखिए प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, वह उत्तराखंड पहुंचेंगे और वहां पर जो है अगर देखा जाए तो किसान दिवस के उपलक्ष्य में किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। और किसान चौपाल में जो है वो बैठेंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है वहाँ पर अधिकारियों को भी बुलाया गया है, ताकि जो है जो भी समस्याएं किसानों की वहाँ पर किसी से संबंधित आती हैं, तत्काल उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश जो है वो दिए जा सकें। देखिए, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो है शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, उनका स्वागत वहां पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उसके बाद जो है वह सीधे तौर पर देखा जाए तो देहरादून के एक गांव में पहुंचेंगे और वहां जाकर के किसान चौपाल कार्यक्रम में जो है शिरकत करेंगे और वहां उन किसानों के साथ जो है बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अगर इससे पहले भी देखा जाए तो प्रिया, इससे पहले भी जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उत्तराखंड दौरे पर आए थे, देहरादून पहुंचे तो वह एक गाँव में पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने खेत के बीच ही खाट बिछाकर चौपाल लगाई और किसानों की समस्याओं को सुनना प्रारंभ किया। और वहीं जो भी समस्याएं सामने आई थी उनका निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे और साफ तौर पर उन्होंने जो योजनाएं सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही हैं उसको लेकर के किसानों को जानकारी भी दी, ताकि उनका लाभ वो ले सकें। जी बिल्कुल योगेश, जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो सिर्फ एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं या फिर उनके उत्तराखंड में और भी कोई कार्यक्रम है जहां वो प्रतिभाग करेंगे? देखिए, अगर अभी तक सूचना की बात की जाए तो पांव वाला सौदा गांव जो है, उसी गांव में जो है ये जानकारी निकल कर आ रही है कि वह उस गांव में पहुंचेंगे चौपाल लगाने के लिए और वहां चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात कर किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने का काम करेंगे। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि वह चमोली जा सकते हैं, चमोली में भी उनका कार्यक्रम जो है वो शिरकत कर सकते हैं उस कार्यक्रम में। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो क्योंकि आज का उनका जो दौरा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान दिवस को लेकर के जिस तरह से किसानों की समस्याओं को सुनने का काम जो है वो करेंगे और वहाँ पर जो है मौजूद जो लोग हैं उनको जो है जानकारी देने का काम करेंगे कि विभाग स्तर पर किस तरह से जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, किसानों के हित में किस तरह सरकार काम कर रही है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस तरह से प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उस जानकारी को वो देने का काम करेंगे। इसके अलावा जो है क्योंकि किसानों की जब वो कहीं भी राज्य में जाते हैं तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ के किसानों से मुलाकात करते हैं, खेतों पर खुद स्वयं पहुँच जाते हैं, कि फसल को बारीकी से देखते हैं कि आखिरकार कितनी अच्छी पैदावार की गई है और जो किसान जो अच्छा काम करते हैं उनका प्रोत्साहित भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो वह इस तरह के काम करते हैं और आज वह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जानकारी हासिल करेंगे, किसानों से मिलेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करने का भी काम करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबर ऋषिकेश से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते शनिवार को ऋषिकेश के कई इलाकों में वन विभाग की जमीन नपाई की कार्रवाई शुरू होते ही हालात तनावपूर्ण हो गए। वहीं शिवाजी नगर समेत अन्य क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वन विभाग की टीम को रोक दिया और बीते रविवार को भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आपको बता दें कि ऋषिकेश मनसा देवी फाटक पर लोग बैठे रहे, जिसे बाड़मेर एक्सप्रेस बाधित रही और यात्री काफी परेशान नजर आए। इस दौरान पुलिस बल पर प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव भी किया गया, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। वहीं स्थिति को संवेदनशील देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसएसपी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से जानकारी लेते हुए जनता को समझाया और पुलिस बल की मदद से रोज राजमार्ग और रेल मार्ग से लोगों को हटाकर यातायात सुचारू करा दिया। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एक कमेटी बनी थी, जिसमें फॉरेस्ट के जो यहाँ अतिक्रमण हुआ था उसको हटाने के लिए निर्देश जारी हुए और इसके तहत जो है पुलिस की और फॉरेस्ट की और प्रशासन की ज्वाइंट टीम बनी थी और ये सर्वे किया जा रहा था। जो लोग अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध थे, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। कल भी देखा गया इसमें काफी विरोध प्रदर्शन था और आज चूंकि इसको सबको समझाया बुझाया भी जा रहा था, इसी दौरान जो है कुछ लोग आक्रोशित होकर रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें और जिससे ट्रेन भी बाधित हो गई इसमें कुछ घंटों के लिए। और पुलिस बल द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा जब समझाया गया तो उनके द्वारा इसमें काफी पथराव किया गया, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं और साथ ही साथ इसका वो धरने पर बैठ गए थे। सड़कों को जाम किया गया। इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा इसे फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जो भी इसमें लोग चिन्हित हुए हैं, खासकर ऐसे लोग जो इस पूरे मॉब को भड़का रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसके पीछे, ऐसी लैंड को कब्जाने के पीछे हो, चाहे वो कहीं ना कहीं इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा लोगों को भड़काया गया, तो उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है और उन्हीं की दबिश के लिए या फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ी है हमारे संवाददाता खुशबू गौतम से। खुशबू, जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला, इसके बाद एसएसपी पहुंचे और क्या कुछ उनको समझाया गया, एसएसपी ने क्या कुछ जनता को आश्वासन दिया गया है? प्रिया, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में स्थानीय जनता जी बहुत आक्रोश में है और उन्होंने कल मनसा देवी फाटक पर रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। गुस्साए लोगों की ओर से पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर पथराव भी हो गया था। कई स्थानों पर लोगों ने जाम भी लगाया। स्थिति संवेदनशील को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह देहरादून ऋषिकेश पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसएसपी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से जानकारी लेते हुए जनता को समझाया। पुलिस बल की सहायता से राजमार्ग और रेल मार्ग लोगों को हटाकर यातायात को सुरक्षित किया। इसके पश्चात एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में एकत्रित पुलिस बल के साथ ऋषिकेश श्यामपुर में फ्लैग मार्च भी किया। इस दौरान जो भी आकर्षित लोग थे और जो भी इस तरीके के जो स्थिति तनावपूर्ण कर रहे थे, पथराव किया था जिन्होंने, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। जी बिल्कुल खुशबू, अब जनता में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से एसएसपी पहुंचे, उन्हें समझाया बुझाया और जाम की स्थिति जो बनी थी उसे हटाया गया, अभी क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कुछ उनके जो अभी भी मांगे हैं वो हैं? फिलहाल आपको बता दूं कि जब शाम को एसएसपी अजय सिंह पहुंचे और उन्होंने फ्लैग मार्च किया, उसके बाद जो है माहौल शांतिपूर्ण देखने को मिल रहा है। लेकिन लोगों को भी ये भी भ्रमित है कि वन विभाग जब जमीन का सर्वे कर रही है तो उन्हें ये लग रहा है कि पहले जमीन का सर्वे करेंगे, उसके बाद हमारे घरों को भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन ये लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उनके घरों को नहीं हटाया जाएगा। तो उनकी यही मांग है कि हमारे घरों को ना हटाया जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद खुशबू हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सर में हुए गोलीकांड की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। घटना से जुड़े हर पहलू की गहन पड़ताल के लिए विशेष जांच टीम एसआईटी का तत्काल प्रभाव से गठन किया गया है। क्षेत्राधिकारी शिशुपाल नेगी के नेतृत्व में गठित एसआईटी को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी तरह तथ्यपरक, निष्पक्ष और बिना किसी दबाव की जाएगी। एसआईटी को साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूत के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निर्धारित समय सीमा में विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश के साथ टीम ने काम भी शुरू कर दिया है। एसआईटी में पथरी, हैदराबाद और लक्सर के अनुभवी पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, लक्सर में गोलीकांड हुआ और अब अहम जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को सौंपी गई है। क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ इसकी अपडेट है? जी प्रिया, आपको बता दें कि जिस तरीके से लक्सर में गोलीकांड हुआ उसके 2 दिन के बाद उपचार के दौरान विनय त्यागी की मृत्यु हो गई। उसके बाद विनय त्यागी का परिवार लगातार कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल निशान खड़े कर रहा था। इसको देखते हुए बीती रात हरिद्वार के कप्तान परमेंद्र सिंह डोवाल जिस तरीके से उन्होंने एसआईटी टीम का गठन किया और एसआईटी टीम के जो जांच की अधिकारी हैं वो अभी मौजूदा हालात में सीओ सिटी हरिद्वार हैं, जो जिनका नाम शिशुपाल सिंह नेगी, और लगातार वो अपने कार्यों को देखते हुए लगातार चर्चाओं में रहते हैं। इसी वजह से उनको प्रवेश, इस पूरे मामले में अभी तक किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की गई है? मुकदमा दर्ज हुआ है, हिरासत में लिया, कोई कार्रवाई ऐसी देखने को मिली है? जी प्रिया, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया उसके बाद जब गोलीकांड हुआ तो बीते गोलीकांड के 24 घंटे के भीतर ही जो 2 बदमाश थे जिन्होंने दिन दहाड़े लगातार फायरिंग करी थी, दिन दहाड़े दोपहर में जो फायरिंग करने के बाद वो लोग भाग गए थे। उसी दिन रात को हरिद्वार पुलिस ने खानपुर स्थित गन्ने के खेत में उनको पकड़ा और पकड़ के जो है हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के दौरान उन लोगों से पता लगा कि कुछ पैसों की लेन देन की एवज में जिस तरीके से इन लोगों का काफी लंबे समय से विवाद चलता चला आ रहा था, जिस वजह से उन्होंने विनय त्यागी को गोली मारी और उसके बाद पुलिस ने उनको माननीय न्यायालय में बिल्कुल प्रवेश, आगे देखना होगा कि एसआईटी का गठन किया गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में नस्ली टिप्पणी का विरोध करने पर त्रिपुरा के एमबीए छात्र अंजल चकमा की बेरहमी से पिटाई की गई और चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन देहरादून ने सभी उत्तर पूर्वी संघों और यूनियनों के सहयोग से कैंडल मार्च का आयोजन किया, जिसमें न्याय की मांग की गई है। हमने कैंडल मार्च निकाला तो मतलब हमारे दोस्त को जस्टिस मिले बोल के हमने कैंडल मार्च सुद्दवाला सैलमैन फार्म से स्टार्ट किया। फिर हम सुद्दवाला चौक जाके हम लोग नंदागी चौकी होके आए, एक राउंड लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग कि हम अकेले नहीं है यहाँ पे कोई भी, हम हैं तो हम साथ ही है सब कुछ। और मुझे ये बात बिल्कुल पता है अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट देख रहा है और मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, मुझे वो पता है क्योंकि बहुत सालों से ये सब हो रहा है। तो अभी वो इतना स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, तो विश्वास हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि जब नोटिस का बार आता है तो हर कोई डिपार्टमेंट एक अलग अलग वे से उसको आइडेंटिफाई करता है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को यही चाहूँगा, जैसे दूसरे स्टेटों का केस सॉल्व होता है यहाँ पे आराम से, चाहे आसपास के मान लीजिए यूपी बिहार के, वैसे ही हमारे भाई का भी केस कुछ ही दिनों में ऐसे ही अच्छे पूरी क्लीन एंड फाइन से सॉल्व होना चाहिए और बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए। मैं यही रखूँगा विश्वास और उत्तराखंड की सरकार से मुझे ये अनुरोध है कि वो देखे स्टूडेंट कितना सफ़र करते हैं यहाँ पे और उस चीज़ को समझ के कुछ लॉ लाए, कुछ ऐसा कुछ करे जिससे हम यहाँ पे सिक्योर फील करें। स्पेशली द गर्ल्स, द वुमेन्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दे शुड फील सिक्योर। थैंक यू। ये बहुत बड़ी दुख की बात है क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते तो हम वही चाहते हैं और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बंद हो जाए। उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन की अनुमानित क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट है। हालांकि वर्तमान में केवल एक छोटा हिस्सा यानी कि 4,000 से 4,300 मेगावाट ही उपयोग में लाया जा रहा है। सरकार बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। वहीं अगर आपके घर पर विभाग का 2,000 रुपये भी बकाया हो जाता है तो विभाग बिजली कनेक्शन काट देता है, लेकिन बड़े बकायादारों पर विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे लेते हैं। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में बिजली विभाग की कार्यशैली फिर से सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि विभाग की दोहरी नीति पर आरोप है। उत्तराखंड वासियों पर अगर 1,000 रुपए का बिजली बकाया भी हो जाए
तो विभागीय अधिकारी घर पहुंच जाते हैं और बिजली काट देने की धमकी देने लगते हैं। वहीं सरकारी विभागों पर कार्रवाई करने में विभाग के हाथ कांपने लगते हैं। देखिए, नियम सबके लिए बराबर होते हैं, उसमें छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता। उसमें उपभोक्ता में और सरकारी दफ्तरों में या संस्थानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। नियम सबके लिए होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो सरकारी विभाग है, पब्लिक डीलिंग वो लोग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी मोहलत दी जाती है, लेकिन बिल तो उनको भी पे करना होता है। उनको भी बिल चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे एक आम उपभोक्ता को अपना बिल चुकाना पड़ता है 1 महीने का या 2 महीने का, तो ऐसे ही हमारे सरकारी विभागों को भी बस उनका बिल थोड़ा ज्यादा आता है तो वो जरा ज्यादा दिखाई देता है 2 महीने या 4 महीने का, तो इसलिए थोड़ा सा अमाउंट में ये फर्क हो सकता है, लेकिन नियमावली सबके लिए बराबर है। बीजेपी सरकार के अलग अलग विभागों का बिजली विभाग का कितना बकाया है, सटीक आंकड़ा भी कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन अनुमान के मुताबिक विभिन्न सरकारी विभागों पर लंबित बिजली बिलों की राशि लगभग 446 करोड़ से भी अधिक है। कुछ समय पहले ही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल ने दावा किया था कि 1340 करोड़ और 96 लाख रुपए का घाटा हुआ है। तो फिर वसूली क्यों नहीं की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। सरकार के ऊपर आरोप लगाना या विभागों के ऊपर आरोप लगाना कि जी ऊर्जा विभाग लोगों से या संस्थानों से या जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनसे अपना बिल नहीं ले पा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। और क्योंकि हर विभाग का अपना एक शेड्यूल होता है और उसके तहत वो अपने बिल को जमा करने का काम करता है। अगर ऐसा कहीं है, कोई अगर नहीं कर रहा है बहुत लंबे समय से, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। यूपीसीएल राज्य में अपने 29 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहा है, जिसमें लगभग 4.64 लाख उपभोक्ता बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कुल घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 17% है। इन सब के बीच यूपीसीएल के ऊर्जा निगम बोर्ड ने बिजली दरों में लगभग 16.23% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव अब उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा। दरों में वास्तविक वृद्धि तभी होगी जब आयोग इसे सार्वजनिक सुनवाई और समीक्षा के बाद मंजूरी देगा। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। उत्तराखंड में बिजली विभाग का दोहरा रवैया देखने में आ रहा है। एक ओर जहां आम आदमी का 2-3 हजार रुपए का बिजली बिल भी अगर बकाया रह जाता है तो तत्काल लिस्ट लेकर के सरकारी कर्मचारी उसके घर पहुंचते हैं और बिजली विभाग के लोग तत्काल उसके घर की बिजली काट देते हैं और कई प्रकार से उनका उत्पीड़न करने का काम करते हैं। दूसरी ओर एक रिपोर्ट आ रही है कि सरकारी विभागों का 45 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, लेकिन वो विभाग उस बिजली बिल को भरने की जहमत नहीं उठा रहे हैं और बिजली विभाग भी कुंभकर्णी निंद्रा में सोया हुआ है। आखिर ये दोहरा रवैया इस प्रदेश में क्यों चल रहा है? आम आदमी को जहां सरकार उत्पीड़न करने का काम करती है, वहीं सरकारी विभागों को माफी पर माफी दी जा रही है। ये नहीं चलना चाहिए। आम आदमी की परेशानी को भी समझा जाना चाहिए। आम आदमी को भी जो है व्यवस्था के तहत जो है छूट मिलनी चाहिए। और अगर आम आदमी का उत्पीड़न करने के लिए सरकारी कर्मचारी तत्काल उसके घर पर बिजली काटने के लिए पहुंच जाते हैं, तो इन सरकारी विभागों की बिजली क्यों नहीं कट रही है? उनके लिए नियम कायदे क्यों नहीं है कि वो स्वयं समय पर बिजली का भुगतान करें? और इस प्रदेश के आज भी सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है और वहां पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था हो। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जगह जो दोहरा रवैया बिजली विभाग और सरकार का नजर आ रहा है, ये समझ से परे है। इससे पहले 1 अप्रैल 2025 में लागू दरों में औसतन 5.62% की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 3.65 से 7.80 प्रति यूनिट के बीच है। हमारा सवाल बड़ा साफ है, उपभोक्ताओं पर सख्ती क्यों नहीं, बड़े बकायेदारों पर नरमी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। द्वाराहाट के इंटर कॉलेज खेल मैदान में न्याय पंचायत स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य युगल किशोर आर्य मौजूद रहे। इस दौरान अंडर 14, अंडर और 19 के 2 वर्गों में खेल प्रतियोगिताएं संपन्न की गई, जिसमें दौड़, खो खो, कबड्डी जैसे खेल आयोजित किए गए।
भाई साहब, जैसा कि सरकार की ये मंशा सर, इस इवेंट में अभी तक हमारे 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यहाँ पे 4 गेम्स होने हैं। एथलीट्स है, कबड्डी है, खो खो है और मुर्गा झपट है। तो ये 4 में अंडर 14 और अंडर 19 में बालक बालिकाओं दोनों के ही गेम्स यहाँ पर संपन्न किए जाएंगे। पारितोषिक में सर 300 रुपये फर्स्ट के लिए 300 रुपया है, द्वितीय के लिए 200 रुपया, तृतीय के लिए 150 और तृतीय के लिए 150 रुपया। इसका ये नगद भुगतान जी, उनके लिए मतलब सारे ये ग्लूकोज वगैरह की व्यवस्था है और फर्स्ट एड में सारी जो जितने भी फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पे उपलब्ध है और टीचर्स उसको देख रहे हैं। भाई साहब, जैसा कि सरकार की ये मंशा है कि हम इन खेल कूदों का आयोजन अगर न्याय पंचायत स्तर पर करेंगे तो हमारे जो न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतिभागी हैं निश्चित रूप से वो इन खेलों में भाग लेकर आगे जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है खेल महाकुंभ जो है ये सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गांव के बच्चों को खेल में प्रतिभाग करने का अवसर मिल रहा है, जिससे वो खेलों में भाग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों से सरकार जल्द ही ग्रीन सेस वसूली की तैयारी कर रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को उत्तराखंड में एंट्री से पहले कितना ग्रीन सेस देना होगा और इससे प्रदेश को क्या फायदा होगा, इसे लेकर रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड आने वाले वाहन चालकों को जल्द ही ग्रीन सेस देना पड़ सकता है। पिछले दिनों राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की थी। इस दौरान अधिकारियों को राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग ये सुनिश्चित करे कि बाहरी वाहनों से ग्रीन सेस लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। देखिए, ये तो पहले से व्यवस्था है सरकार की कि जो गाड़ी अन्य प्रदेशों से प्रदेश के अंदर आएगी उसके ऊपर टोल टैक्स लगेगा या शुल्क लगेगा। ये प्रदेश की सरकार की जो है एक सीमा है, शुल्क की सीमा है। और इसमें जो नए साल पर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि उत्तराखंड आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पर जो लोग पिकनिक के वास्ते यहाँ पर पहुँचते हैं या जो अब नया साल यहाँ आ रहा है 1 जनवरी का, उसमें टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचेगा और उनकी जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं, क्योंकि जब गाड़ियाँ प्रदेश के अंदर एंट्री करती हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है या आवाजाही होती है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखना होता है, साफ सफाई देखनी होती है, उनकी व्यवस्थाओं को भी देखना होता है। तो ये जो शुल्क और या जो टोल टैक्स लगाया जाता है, ये सरकार की एक व्यवस्था के अनुरूप लगाया जाता है। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही निबंधन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कार्यों का डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। कहा जा रहा है कि सीएम के आदेश पर जनवरी 2026 से राज्य के बाहर से आने वाले वाहन चालकों से ग्रीन सेस वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा सकती है। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जो ग्रीन सेस लगाने की बात सरकार ने करी है, तो जितना भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचेगा अपनी गाड़ियों को लेकर के, क्योंकि ये सरकार का काम है, ये हमारे उन स्थानीय आरटीओ का काम है ये देखना कि कौन सी गाड़ी प्रदूषण रहित है या प्रदूषण सहित है। तो इन सारी चीजों को लेकर के सरकार अपना काम करती है। तो नया साल आने वाला है और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, चाहे नैनीताल की बात करूँ, चाहे मसूरी की बात करूँ या ओली की बात करूँ या अन्य हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर एक सुंदर सुंदर वादियों को देखने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं, बर्फीली वादियों को देखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो प्रदेश के अंदर हमारा प्रदूषण ना हो, यहाँ पर साफ सफाई अच्छी हो, उनको व्यवस्था अच्छी मिले, इन सारी चीजों के लिए टोल टैक्स भी लगता है और शुल्क भी लगता है। तो ये ग्रीन सेस जो है सरकार हमेशा लगाती भी है और ये बेहतरी के लिए भी है, क्योंकि जो यहाँ का जनमानस है वो भी परेशान ना हो और जो बाहर से हमारा पर्यटक यहाँ पहुंच रहा है वो भी परेशान ना हो। उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूली पूरी तरह से डिजिटल होगी। वाहनों की पहचान के लिए सीमाओं पर लगे APNR कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों के जरिए दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों के नंबरों से उनकी पहचान की जाएगी। टोल टैक्स की तर्ज पर ही इन पर लगे विभिन्न बैंकों के फास्टैग स्टिकर से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, खबर यह है कि परिवहन विभाग ने इसके लिए NHAI के साथ समन्वय किया है ताकि नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा के माध्यम से भी इसकी वसूली सुनिश्चित की जा सके।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।